जय हिंद। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो विशेष रूप से बहुत दिनों से हमेशा से विवादित रहा है, और ये है क्या भारत के विभाजन को रोका जा सकता था। देखिए, भारत के विभाजन के बारे में बहुत सारे सिद्धांत है कि भारत की कोई गाली देता है कि महात्मा गांधी ने विभाजन करा दिया, कोई कहता है कि नेहरू ने विभाजन करा दिया अपने पद के लिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है अंग्रेजों की चाल है, कोई कहता है कि जिन्ना के हठधर्मिता के कारण से भारत का विभाजन हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि भारत का विभाजन आखिर क्यों हुआ। क्या भारत का विभाजन किसी प्रकार से रोका जा सकता था। देखिए, किसी भी देश का विभाजन जो होता है ना, तो भारत जैसे किसी भी देश पे जब दूसरे शक्ति का कंट्रोल हो जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं या देसी लोग रहते हैं ना, उसके कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे उसका विभाजन हो गया है इसी प्रकार के सिचुएशन में। जैसे कि कोरिया का विभाजन हो गया है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में विभाजन हो गया है। इसी प्रकार से वियतनाम, जो वर्तमान समय वियतनाम है, उसका भी इंडो चीना और दूसरे प्रांत में विभाजन हो गया था, जहाँ पे कम्युनिस्ट शासन और लिबरल मतलब पूंजीवादी और कम्युनिस्ट अलग अलग दो देश बन गया था, जिसको फिर बाद में उसका सुलझा लिया गया मामला। इसके बाद से और भी कई देश जैसे आयरलैंड है, जो कि एक है नॉर्थ आयरलैंड और एक शेष आयरलैंड है। तो आयरलैंड भी अभी कुछ प्रांत अंग्रेजों के कंट्रोल में और कुछ प्रांत स्वतंत्र हो गया है। जैसे पहले था पालिस्तीन, जो इजराइल और फिलिस्तीन दो देशों में विभाजित हो गया है। तो इसी प्रकार से जब दूसरे शक्ति का कंट्रोल हो जाता है किसी भी देश पे, तो समझिए उसका सिस्टम पूरा हैक हो जाता है। और हैक होने की स्थिति में वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं ना, वहाँ का बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चलता है, वहाँ के लीडर का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चलता है, क्योंकि मिलिट्री उसके कंट्रोल में नहीं होता है, पैसा उसके पास उतना ज़्यादा नहीं होता है। यदि लड़ेगा तो सैनिक उसको कुचल देगा, तो इसलिए बहुत सारे चीज़ों को ना रोकना पड़ता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत में उसका टिकना असंभव हो गया है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ, तो उससे पहले जो 1939 से 1945 ईस्वी तक युद्ध हुआ, ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें ब्रिटेन भले ही विजेता देशों में शामिल थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सैनिक का भी नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा धन का नुकसान हुआ था, वेल्थ का नुकसान हुआ था। इसके बाद उसकी प्रशासनिक क्षमता भी घट गई थी। कई देशों में मतलब धीरे धीरे विद्रोह होना शुरू हो गया था। उसी समय गांधी जी ने इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया कि अभी ब्रिटेन युद्ध में उलझा हुआ है, यदि हम उस पर प्रेशर नहीं बनाएंगे तो फिर युद्ध होने के बाद कभी भारत आज़ाद नहीं होगा। तो इसीलिए 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1943 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल को भारत में वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड वेवेल जो था ना, उन्होंने कह रहा था कि कैबिनेट मिशन मतलब लाएंगे, उसके बाद ये होगा, मतलब बहुत सारे वादा सब कर रहा था। उस समय 45 तक कौन था, 45 तक ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे ना, वो तो विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के अब तक के सबसे कुख्यात मतलब प्रधानमंत्री माने जाते हैं। तो ब्रिटेन के जब प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, तो उन्होंने भारत को बहुत मतलब एकदम गंदी नज़रिए से कह सकते हैं कि उन्होंने देखा इस प्रकार से, क्योंकि उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब पश्चिम बंगाल में बंगाल के एरिया में भीषण अकाल पड़ गया था, वहाँ पे लाखों लोग मारे गए अकाल के कारण से, मतलब भूखे मर गए। उस समय भी उन्होंने भारत को अन्न भेजने के बजाय उन्होंने लड़ते हुए सैनिकों के पास अन्न भेज दिया या दूसरे देशों के पास अन्न भेज दिया। इसके साथ ही गांधी जी के बारे में उसका विचार काफ़ी नकारात्मक था और दुष्टतापूर्ण था। इसके बाद क्या हुआ, तो वहीं पे ब्रिटेन में एक और पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी 1945 ईस्वी में जो चुनाव हुआ, उस समय लेबर पार्टी ने चुनाव जीत गया। और लेबर पार्टी पहले से ही अपने चुनावी वादों में ही कह रहे थे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। साथ ही और भी जो निवेश था ब्रिटेन का, तो उसको भी वो कह रहा था कि हम स्वतंत्र कर देंगे। लेबर का मतलब होता है जो लोअर क्लास था ना, श्रमिक पार्टी उसका हिंदी नाम था। तो लेबर पार्टी का ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था उस समय, क्लेमेंट एटली उसका नाम था। जब ये प्रधानमंत्री बने, उसी समय उन्होंने अपने जितना भी उन्होंने वादा किया था चुनाव में, जैसे भारत में भी वर्तमान समय में भी नेता लोग वादा करते हैं, तो उसी प्रकार से क्लेमेंट एटली ने जब वादा किया था, तो उन्होंने भी अपनी वादा पे धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। इसी के दौरान फरवरी महीना के 1946 ईस्वी में उन्होंने कैबिनेट मिशन का ऐलान किया कि कैबिनेट मिशन जाएगा भारत में, और भारत में सत्ता भारतीयों को किस प्रकार से हस्तांतरित किया जाएगा, इस पे वो पूरी तरह से विचार विमर्श करेगी। क्या भारत का विभाजन हो सकता है, या भारत के विभाजन को रोका जा सकता है, या संविधान सभा गठित, मतलब जितना भी प्लान था ना, उसमें सभी कैबिनेट मिशन के कहा गया कि आप जाइए, उसका विचार विमर्श पूरा सभी राज्य में घूमिए, वहाँ के नेताओं से मिलिए, जो प्रमुख पार्टी है उनसे बात कीजिए, क्या आखिर क्या चाहता है वे लोग। यदि सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा तो किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण हो जाए ताकि देश में शांति बनी रहे। क्योंकि यदि इतना बड़ा देश है
यदि इतने बड़े देश में सीधे सत्ता किसी को सौंप कर चले जाएंगे तो ऐसे में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। जैसे कई अफ्रीकी देशों में गृह युद्ध की स्थिति हो गया है और अभी भी वहाँ पे कई देशों में गृह युद्ध चल रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में सूडान के राजधानी खार्तूम में पैरामिलिट्री में युद्ध हो गया है और उसका सैनिक उसमें युद्ध हो गया है। तो इसी प्रकार से यदि सीधे सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा बिना किसी मान्यता के, बिना जनता के स्वीकृति के, तो आंतरिक कलह उत्पन्न हो सकता है और आपस में ही मारा काटा लाखों लोग मारे जा सकते हैं गृह युद्ध के कारण से। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन जब आया, पहली बार दिल्ली पहुंचा 24 मार्च 1946 को। याद रख लीजिएगा कि कैबिनेट मिशन दिल्ली का पहुंचा था 24 मार्च 1946 को पहुंचा था कैबिनेट मिशन दिल्ली। कैबिनेट मिशन जब दिल्ली पहुंचा तो देखिए 24 मार्च के बाद उन्होंने पूरे पहले तो वायसराय से मिले। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेबल ही थे वायसराय। 1943 से 1947 में कब तक? 20 फरवरी तक लॉर्ड बेबल रहे थे भारत के वायसराय। तो उस समय तो बेबल तो वायसराय से मिले और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में कौन कौन थे? एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर नियुक्त थे और पैथिक लॉरेंस ही कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता भी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था? कांग्रेस से मतलब विचार विमर्श किया, कांग्रेस से मिला। उन्होंने कहा कि आपका क्या राय है कांग्रेस के बारे में कि देश का विभाजन को कैसे रोका जा सकता है या किस प्रकार से? तो कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया कि देश का विभाजन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए और देश संयुक्त रूप से होना चाहिए, उसी में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग से मिला तो जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हालत में देश का विभाजन होना ही चाहिए। इसके बाद और भी बहुत पार्टियों से मिले, जैसे जो भी क्षेत्रीय पार्टी थे, कम्युनिस्ट पार्टी से मिले। इसके बाद और भी जितने क्षेत्रीय पार्टी से मिले सभी का उन्होंने राय जानने का प्रयास किया कि क्या किया जा सकता है। तो देखिए 2 पार्टी जो मुख्य रूप से आमने सामने होगी वो थी मुस्लिम लीग पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये दोनों में एक तो था पूरे तरह से पक्ष में कि ये भारत का विभाजन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए और मुस्लिम लीग जो कि जुन्ना उसके प्रमुख थे उस समय, तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं, भारत का विभाजन होना ही चाहिए, मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र बनना चाहिए। इस प्रकार का मतलब कंडीशन उत्पन्न हो गया। तो किसी प्रकार से कैबिनेट मिशन ने आम सहमति बनाने का प्रयास किया कि उसी में हिस्सेदारी मिलेगी। तो कैबिनेट मिशन ने अपना जो फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत किया मई 1946 में। देखिए 24 मार्च को आया, फिर मार्च अप्रैल में उन्होंने पूरा विचार विमर्श किया, मार्च में भी किया और मई 1946 ईस्वी में उन्होंने अपना प्लान प्रस्तुत किया। उस प्लान में बहुत सारे कुछ शामिल था। उस प्लान में शामिल था कि भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा, मतलब एक स्वतंत्र अखंड भारत बनेगा। उसमें था कि राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। उसमें 3 कैटेगरी में क्या क्या शामिल था? तो एक था मुस्लिम बहुल, जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पे मुस्लिम बहुल राज था। एक होता हिंदू बहुल राज और एक होता असम और बंगाल को रखा गया। तो हिंदू बहुल प्रांत में क्या था? जैसे संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, मद्रास था, इसी प्रकार से बम्बई प्रांत था। तो ये सब था हिंदू बहुल राज। इसी प्रकार से मुस्लिम बहुल राज था, जैसे नॉर्थ वेस्ट प्रांत हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया, मतलब ये इधर का पूरा इलाका हो गया। इस प्रकार से असम और बंगाल में शामिल। बंगाल में जो अभी वर्तमान समय में बंगाल है, मतलब वर्तमान जो पहले बंगाल था ना वो वाला बंगाल था जिसमें बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों शामिल था उस समय, और असम तो असम है ही है अभी। तो इस प्रकार की जब सिचुएशन उत्पन्न हो गई ना तो इसको 3 कैटेगरी में पूरे राज्यों को बांटा गया। इसके साथ क्या किया गया? कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और पूरा देश तय करे कि संविधान किस प्रकार से बनेगा और उसी में सभी अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके बाद और भी कई सारे प्लान उसमें प्रस्तुत किए गए ताकि किसी भी प्रकार से देश को रोका जा सके। इसके बाद क्या हुआ? कैबिनेट मिशन फिर वापस चला गया, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार भी कर लिया गया। मई में प्रस्तुत किया गया। मई के बाद अप्रैल, मई के बाद जून आता है तो 6 जून को मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकृति दी कि हम उसको स्वीकार करते हैं। फिर 29 जून 1946 को कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे स्वीकृति दी कि हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन एक जगह पे उसमें बू आ रही थी कि नहीं, भारत का विभाजन हो सकता है। कहाँ पे? जो हिंदू मतलब प्रांत, मुस्लिम प्रांत और 2 प्रांत अलग 3 कैटेगरी में जो बांटा गया था ना, वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संदेह हो गया था कि इस आधार पर भी भारत का विभाजन हो सकता है। तो इसीलिए कांग्रेस जो थे वो मतलब कैटेगरीज के विभाग मतलब मान्यता में नहीं थे कि मतलब कैटेगरी में नहीं बांटा जाना चाहिए, उसके पक्ष में था। लेकिन मुस्लिम लीग जो जिन्ना थे ना वो कह रहे थे कि नहीं, कैटेगरी में बांटना उचित है और इस आधार से रहना चाहिए। उसका मानना था कि मतलब जो मुस्लिम लीग का जो जिन्ना था ना, जिन्ना का मानना था कि अभी होगा तो होगा, नहीं तो आज़ादी के बाद भी हम किसी प्रकार से लड़के लेकिन पाकिस्तान एक बना ही लेंगे, इस प्रकार से उसका मान्यता था। इसके बाद क्या हुआ? जब 29 जून
फिर 29 जून को हो गया, कांग्रेस ने स्वीकृति दे दी। अब जुलाई का महीना आया। जुलाई में क्या हुआ, तो जुलाई 1946 ईस्वी में प्रांतीय क्षेत्र में चुनाव हुआ। किसके लिए, तो संविधान सभा में जो मेंबर जाएगा ना, संविधान सभा गठन होगा। आप लोगों ने पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो इससे पहले भाई चुनाव होगा तब ना उसका मेंबर सिलेक्ट हो जाएगा, किसी को कैसे ले लेगा। तो जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा गठन के बाद उसकी प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की प्रथम बैठक हुई। तो देख, जो चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सभी ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया। साथ ही इससे पहले मुस्लिम लीग ने कहा कि यदि कैबिनेट मिशन प्लान में उन्होंने फाइनली नेहरू के बीच में और जिन्ना के बीच में आपसी मतभेद धीरे धीरे और बढ़ने लगा। नेहरू का मानना था कि जो कैबिनेट मिशन का जो प्लान है, लॉन्ग टर्म का प्लान है, इसमें राज्यों को कैटेगरी करके बांटने का ऐलान है, उसमें उन्होंने कहा कि उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। जिन्ना ने कहा कि नहीं, किसी भी हालत में उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। इस पर दोनों में मतभेद हो गया और जिन्ना ने मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया पूरी तरह से। उसका विरोध भी किया, उसका बाइकआउट किया संविधान सभा का। इसके बाद जो संविधान सभा में आपको पता ही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब गठित हुआ तो पहला जो अध्यक्ष बने थे उसके, तो बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जो कि सबसे एजेड व्यक्ति थे, तो इसीलिए उसको बनाया गया था। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को ही कि भारत के संविधान का रूपरेखा किस प्रकार से होगा, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में प्रस्तावना प्रस्तुत किया, मतलब एक रूपरेखा प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार से होगा, जिसको बाद में प्रस्तावना कहा गया। इसमें लिखा था कि हम भारत के लोग सभी की प्रभु सत्ता संपन्न है और ये जितना भी गुण है अभी एक दूसरे के सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो ये सभी लाइन बाय लाइन पूरा लिखा हुआ था। तो मुस्लिम लीग ने इसका ही विरोध किया। इसके बाद क्या हो गया, तो इसके विरोध में जब भारत इधर ये धीरे धीरे हावी हो रही थी, तो इसी के विरोध में जिन्ना ने क्या किया, भारत में जो जुलाई में उसका दोनों के बीच मतभेद हो गया, तो उन्होंने सीधे घोषणा कर दी कि मुस्लिम लीग ने कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगा। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब होगा कि सीधे विभाजन के लिए एकदम तोड़ फोड़ जो मन होगा सो किया जाएगा। 16 अगस्त 1946 को इतना मार काटवा पूरे देश में कि लगभग लाखों लोग, हजारों लोग मारे गए इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा भयंकर रक्तपात जो है ना वो हुआ बंगाल के क्षेत्र में, जो कि वर्तमान पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल है वहाँ पे। इसके बाद असम के एरिया में सिलहट में हुआ, नोआखाली जो कलकत्ता में पड़ता है नोआखाली में हुआ, कोलकाता में हुआ, बिहार में हुआ और संयुक्त प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर में, वहाँ पे भीषण रक्तपात की स्थिति बन गई। इसके बाद अब एकदम दबाव बढ़ने लगा, धीरे धीरे एकदम मार काट की सिचुएशन उत्पन्न हो गई। फिर उसी समय क्या हुआ, तो कैबिनेट मिशन में प्लान में था कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जब तक देश का विभाजन नहीं हो जाता है। तो 24 सितंबर 1946 ईस्वी को, संविधान सभा गठन से पहले ही 24 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसे कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। इसके बाद उसी को कार्यकारी परिषद कहा जाता था, जिसे अंतरिम सरकार भी कहा जाता था। मतलब कि अंग्रेज के जगह पे अब पूरे कार्यभार संभालेगा कौन, तो भारतीय सरकार संभालेगी, भारतीय व्यक्ति संभालेंगे। और वाइसराय के रूप में कौन उस समय शामिल थे हैं, लॉर्ड बेवेल शामिल थे हैं उस समय। ये लॉर्ड बेवेल का जो प्लान था ना, लॉर्ड बेवेल का प्लान और भयंकर प्लान था भारत के बारे में। लॉर्ड बेवेल का प्लान था ब्रेक डाउन प्लान। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ब्रेक डाउन प्लान भारत के बारे में किसने बनाया था, तो लॉर्ड बेवेल का था। ब्रेक डाउन प्लान क्या था कि भारत को ब्रेक तोड़ दो भारत को विभिन्न प्रांतों में और फिर भारत को छोड़ दो। इसमें इस प्रकार के इसका नेहरू ने कड़ा विरोध किया था। इसमें क्या हो सकता था कि भारत जो अभी वर्तमान समय में 2 देश में विभाजित हुआ था, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ था, उसमें कई देश बन सकते थे। उसमें ब्रेक डाउन प्लान में क्या शामिल था कि या तो भारत में शामिल होगा कोई प्रांत या फिर पाकिस्तान में शामिल होगा। यदि उसको इसमें भी इच्छा नहीं होगा तो स्वतंत्र भी रह सकता है। इसमें तो कई सारा प्रांत स्वतंत्र हो जाएगा, कई सारा देश बन जाता है ऐसी स्थिति में। तो इसका कड़ा विरोध किया गया था दोनों के द्वारा, भारत के द्वारा भी, पाकिस्तान के द्वारा भी। इसके बाद क्या हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना आया था। इसके बाद 20 फरवरी 1947 ईस्वी को जब डायरेक्ट एक्शन डे पर भीषण रक्तपात हुआ और स्थिति हाथ से निकलने लगी, तो उस समय एक और चीज़ आप लोगों को बता देते हैं इससे पहले कि जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ ना, तो अंतरिम सरकार के पहले तो मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया। इसके बाद उन्होंने जो वेवेल थे उनके आग्रह पे उन्होंने
अक्टूबर महीना 24 सितंबर को गठन हुआ था और अक्टूबर महीना में उन्होंने क्या किया, तो अक्टूबर महीना में उन्होंने सरकार में हिस्सेदारी लेने के लिए अपने 5 मंत्री को भेजा, जिसमें 5 मंत्री कौन कौन थे, तो उसके वित्त विभाग था उसके पास, वाणिज्य विभाग था, संचार विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कानून विभाग था। कानून मंत्री मतलब 5 मंत्री मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे भारत सरकार के मतलब कार्यकारी परिषद में। उसका मुख्य उद्देश्य मतलब जिन्ना ने स्वयं घोषणा किया था कि मेरा मुख्य उद्देश्य का सरकार को चलाना नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि उसमें कार्य में इतना बाधा डाला दिया, इतना बाधा डाला दिया जाए कि कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो जैसे वित्त विभाग था उसके पास, उसके वित्त विभाग के मंत्री थे लियाकत अली। अब भाई सरकार का काम चलता है पूरा पैसा से, अब पैसा वाला काम ही पैसे का मंजूरी नहीं देगा तो कोई आगे का काम किस प्रकार से हो पाएगा। तो लियाकत अली ने पूरा अड़का डालना शुरू कर दिया, मंजूरियाँ नहीं देता था। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री काम कैसे होगा, संचार मंत्री बात नहीं करने देगा, कैसे काम होगा, कानून मंत्री कानून नहीं बनाने देता था मतलब पूरा मुस्लिम लीग का 5 मंत्री एकदम अड़गा डालने का काम किया। इसी प्रकार से जैसे 1923 ईस्वी में प्लानिंग बनाया गया था स्वराज दल के द्वारा कि हम अंदर में जा मतलब प्रशासन में भागीदारी करके सदन में जा करके हम अंग्रेजों के कार्यकाल प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करें, उसी तरीका को फिर से अपनाया मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार के समय में। इसके बाद क्या हुआ, तो कांग्रेस के कुछ लगभग 10 सदस्यों ने वायसराय को पत्र लिखा कि या तो आप कहिए कि इस्तीफा अपना इस्तीफा ले ले, मतलब सरकार से वापस ले ले अपना नाम, या फिर आप उसको हटा दीजिए। इस प्रकार की समस्या जब उत्पन्न होने लगी ना, तो दोनों के बीच और गतिरोध बढ़ता गया, मतलब एकदम खूनी संघर्ष धीरे धीरे होता गया, मतलब धीरे धीरे गतिरोध होता गया। देश में इस पर सांप्रदायिक हिंसा और धीरे धीरे फैलती जा रही थी। इसके बाद क्या हुआ, तो कांग्रेस ने जब कह दिया कि आप ये हटिए, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम ने कहा कि हम संविधान सभा को नहीं मानते और संविधान सभा को बर्खास्त किया जाए, संविधान सभा को समाप्त किया जाए, क्योंकि संविधान सभा में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों के बीच और गतिरोध हो गया, मतलब पूरी तरह से जब अब स्थिति संभलने वाली नहीं थी ना, तब 20 फरवरी 1947 ईस्वी में, देखिए 20 फरवरी 1947 ईस्वी में फिर से क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि अब भारत का विभाजन होगा और ये प्लान बनाएगा कि माउंटबेटन के हटाकर माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया जाएगा, साथ ही भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। और उन्होंने उसी दिन घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सौंप दिया जाएगा। 30 जून 1948 तक उन्होंने डेडलाइन तय किया था। इसके बाद क्या हुआ, तो भारत में जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई तो माउंटबेटन आया। माउंटबेटन ने क्या किया, तो आते ही सभी पार्टियों से फिर से बात किया कि किस प्रकार से, उस समय स्पष्ट हो चुका था कि भारत का विभाजन होगा ही होगा। अब ये सिर्फ तय करना था कि भारत का विभाजन होगा तो किस प्रकार से होगा, ताकि शांतिपूर्ण तरीका से हो सके, किसी प्रकार के मार काट की समस्या उत्पन्न हो। तो माउंटबेटन ने क्या किया, नेहरू से बात किया, जिन्ना से बात किया, सरदार पटेल से बात किया, और भी कई पार्टी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे और भी कई जितने पार्टी थे उस सभी से उन्होंने बात किया, कम्युनिस्ट पार्टी से बात किया। तो स्पष्ट हो गया कि भारत का विभाजन होना है। अब लेकिन किस प्रकार से होना है, इस पे बात होना था सिर्फ। ये तो जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल अधिक आबादी थी वहाँ पे कहा मुस्लिम लीग ने कि हम वहाँ पे मेरा सरकार है तो यहाँ पे पाकिस्तान होना चाहिए, और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस ने भी विभाजन को धीरे धीरे बाद में स्वीकार कर लिया। अब दो बात पे चर्चा हो गई। कांग्रेस ने कहा कि बंगाल के क्षेत्र में, जो कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल है, तो पूर्वी बंगाल में हिंदू बहुल आबादी है, तो बंगाल का भी विभाजन कर दिया जाए ताकि हिंदूवादी भारत में रह सके, और पंजाब का भी विभाजन कर दिया जाए ताकि पंजाब में जो सिख आबादी है वो भारत में रह सके। इसी कारण से आप देखते होइएगा कि पंजाब जो है ना, पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। बांग्लादेश भी बन गया है वर्तमान समय में, और भारत में भी बंगाल है, पश्चिम बंगाल के नाम से। इसी प्रकार से क्या हुआ, तो ये भी स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बिल तैयार किया गया, और ये 15 जुलाई 1947 ईस्वी को जो ब्रिटेन की, जिसको हम निम्न सदन कहते हैं या लोकसभा कहते हैं, जिसको वहाँ पे कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब समान आदमी के कॉमन्स कहा जाता है, तो इसमें भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 प्रस्तुत किया गया। उसके अगले ही दिन उच्च सदन में पेश किया गया, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। उसके बाद मात्र 2 दिन के 18 कब पेश किया गया, तो ये 15 जुलाई को या 16 जुलाई को, 18 जुलाई को भारत के वहाँ ब्रिटेन के सम्राट ने उसमें हस्ताक्षर कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कानून बन गया। अब उसका लागू होना, उसमें डेट था कि ये 15 अगस्त 1947 ईस्वी से लागू होगा। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी से जब लागू होगा, तो भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी आया।
उस समय भारत में 15 अगस्त 1947 को लागू हो गया। भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन गया और उसी में प्रावधान था कि सीमा से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए एक सीमा आयोग बनाया जाएगा, जिसका उन्होंने बाद में बनाया भी, जिसके अध्यक्ष रिचर्ड रेडक्लिफ बने थे। और आप लोगों ने पढ़े भी होइएगा कि भारत और पाकिस्तान के सीमा को क्या कहा जाता है, रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। वही अध्यक्ष था रेडक्लिफ, सीमा आयोग के अध्यक्ष, इसी का नाम पे रेडक्लिफ लाइन है अभी। इसके बाद क्या हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब देखिए, अगर एक और क्वेश्चन या फिर जानने के लिए भी, जो भी आप नॉलेज समझिए, जानने के लिए समझिए, प्रश्न में पूछा जाएगा, लेकिन सब कुछ समझिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत से पहले आखिर पाकिस्तान कैसे आज़ाद हो गया। पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, जो कि भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि भारत तो भाई भारत का हिस्सा था पाकिस्तान। तो इसका देखिए, पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान का जो स्थानीय मानक समय है वो 75 डिग्री पर आधारित है, और भारत का जो स्थानीय समय है वो 82.5 डिग्री पर आधारित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। पाकिस्तान का 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो वहाँ पे भारत में जब भोर हो गया ना, 15 अगस्त हो गया, भोर में हो गया, तो वहाँ पे आधा घंटा लेटे था, मतलब 14 अगस्त था। तो भारत में स्वतंत्रता हो गया 15 अगस्त, वहाँ पे 14 अगस्त था, इसीलिए दोनों अपना अपना को स्वतंत्र मान लिया। तो वहाँ पे 14 अगस्त को इसीलिए मनाया जाए स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान में, और भारत में मनाया जाए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। इससे मुस्लिम लीगों या पाकिस्तान को एक और फायदा हुआ, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहने का यह मौका मिल गया कि हम भारत से पहले स्वतंत्र हुए हैं, तो ये भी उसको एक कहने का मौका मिल गया। तो ये पूरा समस्त हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि देखिए, क्या भारत के विभाजन को रोका जा सकता था? ये भारत के विभाजन को रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था? ये तो इस समय की परिस्थिति को यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यदि भारत के विभाजन को रोका जाता तो देश में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती थी और देश को और कई टुकड़ों में विभाजन हो सकता था, और वही समस्या हो सकती थी जो वर्तमान समय में इजराइल और फिलिस्तीन का समस्या है। कि देखिए, इतना समय 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन मतलब आज़ाद हुआ था, लेकिन अभी तक उसका मामला नहीं सुलझ पाया है। तो इस प्रकार की स्थिति में देश भारत भी जा सकता था। तो कम से कम ये तो है कि भाई दोनों देश अपना अपना शांत है। इसके बाद, क्या भारत के विभाजन के लिए जिन्ना ही जिम्मेदार थे, या कांग्रेस जिम्मेदार थी, या पंडित नेहरू पद के लिए जिम्मेदार थे, या गांधी जी जिम्मेदार थे? देखिए, सभी चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के उस समय, देखिए कांग्रेस के आधार पर ही पूरा देश का निर्माण होता था भारत का, और मुस्लिम लीग के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण होता था। तो कोई भी गार्जियन कभी नहीं चाहेगा कि हमारे जो संतान है या हमारा देश है उसका विभाजन हो जाए। लेकिन इतनी परिस्थिति, जैसे गांव घर में देखते होगा कि जब एक बाप के 2 बेटा लड़ते रहते हैं आपस में, तो न चाहते हुए बाप को ना विभाजन करना पड़ता है, क्या कहते हैं, अलग अलग रहो बेटा, क्या करेगा, मार कर जाएगा या क्या, कम से कम जीवित तो रहेगा। तो इसी प्रकार की स्थिति बनी थी उस समय में, और अंतिम तक देश का विभाजन हो गया। इसीलिए किसी को दोष या निर्दोष न देते हुए इसमें एक परिस्थिति इस प्रकार से उत्पन्न हो गई। सभी कुछ न कुछ हद तक जिम्मेदार थे। ब्रिटिश शासन सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार था उस समय, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत विभाजन का उत्तरदायित्व किसको बताया है? तो 1909 ईस्वी में जो हुआ था, सुधार हुआ था 1909 ईस्वी का, तो उसको माना है उन्होंने, क्योंकि वहीं से अलग से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, तो इसी को उन्होंने माना है। इसके बाद ब्रिटेन, मतलब अंग्रेजी सरकार को ही माना जाता है। जिन्ना को भी लोग जिम्मेदार ठहराते हैं। कितने लोग जो भीषण नरसंहार हुए, तो गांधी जी को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये किसी एक व्यक्ति के परिणाम नहीं था, बल्कि वर्तमान उस समय जो परिस्थितियाँ बनी थी इस प्रकार से, जिसे रोक पाना असंभव था, और हार कर इस प्रकार के कदम उठाना पड़ा था। इसीलिए बड़े ही एकदम दुखद समय था, क्योंकि भारत का उसमें विभाजन हो रहा था। लेकिन एक चीज़ की खुशी थी कि भारत उसमें ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, और आज ही है कि वो जो किसी प्रकार से मतलब जबरदस्त मार काट करके पाकिस्तान अभी अलग हो गया भारत से, तो अभी भी वो अलग थलग पड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, और उससे भी एक अलग देश बन गया बांग्लादेश। तो उसको भी दर्द का महसूस हुआ कि अपने से बिछुड़ने पे किस प्रकार का एहसास होता है। इसीलिए हमेशा मिल के रहने का प्रयास कीजिए, लोगों को सहायता कीजिए, सहायता प्राप्त भी कीजिए, आगे बढ़ते रहिए जीवन में। जय हिंद। ये जानकारी कैसे लगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग भ्रम से निकले, सकारात्मक सोचें, और अपने देश के इतिहास के बारे में पढ़े, जाने, और बहुत कुछ सीखे, और दूसरों को भी सही सोच बताए। थैंक यू।